डियर स्टूडेंट्स, मैं अखिलेश कुमार दुबे। आज हम लोग क्लास 7th साइंस में जो सबसे पहला चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, उसमें जो सबसे पहली टॉपिक इंक्लूड की गई है और उस चैप्टर का सबसे बेसिक मटेरियल है कि न्यूट्रिशन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं और प्लांट में न्यूट्रिशन किस प्रकार से होता है, उसके ऊपर फोकस करेंगे। तो आइए ज़्यादा समय ना बिता के सीधे सीधे अपने चैप्टर में एंट्री करते हैं। चैप्टर का नाम है हमारे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ये क्लास 7th का पहला चैप्टर है। इस चैप्टर को समझने से पहले, क्योंकि यहाँ केवल प्लांट्स के बारे में बात की गई है, लेकिन चाहे एनिमल हो, चाहे ह्यूमंस हो, चाहे प्लांट हो, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है न्यूट्रिशन की। अगर उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सही प्रकार से सरवाइव नहीं करेगा। तो इसलिए सबसे पहले हम समझें कि न्यूट्रिशन की मीनिंग क्या होती है। ये न्यूट्रिशन क्या होता है? हिंदी में इसको पोषण कहते हैं। हमारे पास फूड मटेरियल्स हैं, तो उन फूड मटेरियल्स को यूटिलाइज करना और उसको हम किस प्रकार से ग्रहण करते हैं, किस प्रकार से खाते हैं और खाने के बाद में कैसे हम उसको यूज़ करते हैं, ये जो पूरी मैकेनिज्म होती है ये न्यूट्रिशन कहलाती है। मतलब जो भी हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, उन न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करना और कंज्यूम करके उसको यूटिलाइज करना, उसको अपने लिए यूज़ करना, इस पूरी प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहते हैं। अब चूंकि इस अर्थ पे अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं, तो उन ऑर्गेनिज्म्स के हिसाब से जब उनकी स्टडी हुई तो अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म और उनके अंदर जो न्यूट्रिशन लेने का जो तरीका था वो भी अलग अलग था। तो इसके लिए एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इंक्लूड किया गया है, मूड ऑफ न्यूट्रिशन। मूड ऑफ न्यूट्रिशन, इसको समझना भी बहुत जरूरी होता है। बेसिकली जो न्यूट्रिशन की प्रोसेस है, जब सारे ऑर्गेनिज्म्स की स्टडी की गई, ऑर्गेनिज्म मीन्स अब यहाँ पे मैं प्लांट किंगडम्स की भी बात करूँगा और एनिमल किंगडम की भी बात करूँगा, या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सभी की बात करूँगा। तो जब सारे ऑर्गेनिज्म्स में न्यूट्रिशन के बारे में स्टडी चालू हुआ तो उसमें देखा गया कि इस अर्थ पे दो टाइप से न्यूट्रिशंस होते हैं। पहला होता है ऑटोट्रॉफिक, और दूसरा होता है हेट्रोट्रॉफिक। मतलब अगर हम मूड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन के दो तरीके होते हैं, एक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दूसरा हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं, अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा, डिटेल बताऊंगा इसमें कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, और बेसिकली इस चैप्टर में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में ही बात करनी है। तो जो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं उनको ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। और जिन ऑर्गेनिज्म में हेट्रोट्रॉपिक मूड से न्यूट्रिशन होता है उन ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं हेट्रोट्रॉप्स। ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं उनको ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है, और जिन ऑर्गेनिज्म में हेट्रोट्रॉपिक मूड से न्यूट्रिशन होता है उनको हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। अब चूंकि हम लोग यहाँ पे न्यूट्रिशन इन प्लांट पढ़ रहे हैं, तो प्लांट्स के अंदर जो मूड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। इट मीन्स जितने भी प्लांट होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं।
ऑटोट्रॉप्स का मतलब होता है कि बॉडी के अंदर खुद ही अपने न्यूट्रिएंट्स को सिंथेसाइज कर लेना, मतलब अपने ही शरीर के अंदर अपने भोजन का निर्माण कर लेना। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म इस टाइप से उसके अंदर ऐसी मैकेनिज्म पाई जाती है कि उसके शरीर के अंदर खुद ही उसका फूड मटेरियल तैयार हो जाए, तो ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आता है। ऑटो मीन्स हो गया स्वयं, सेल्फ न्यूट्रिशन, ठीक है। और हेट्रो का मतलब होता है अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने फूड के लिए, कॉमन लैंग्वेज में कहें अपने फूड के लिए अगर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड कर रहा है तो वो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होगा। जैसे प्लांट्स को छोड़कर इस पृथ्वी पर जितने भी एनिमल हैं, जो भी ह्यूमंस हैं, वो सभी हेट्रोट्रॉपिक मूड से न्यूट्रिशन करते हैं, कुछ एक एक्सेप्शनल केस को छोड़कर, ठीक है। तो अगर कोई क्वेश्चन अराइज करता है कि ह्यूमंस में किस टाइप का न्यूट्रिशन होता है, तो ह्यूमंस आर बेसिकली हेट्रोट्रॉपिक या ह्यूमंस हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, उनके अंदर हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। अब प्लांट के अंदर जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है उसकी क्या मैकेनिज्म है, उससे पहले कुछ चीज़ें जो बुक्स में लिखी हुई हैं उसको मैं पढ़ के यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ आप लोग को। किताब आप लोग अपने साथ में रखिएगा। जैसे इसमें बताया गया है द मूड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्व्स। अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बना रहा है तो वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आता है। देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। यहाँ पे ऑटोट्रॉपिक को तोड़ के भी बताया गया है। ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रोफोस का मतलब नरिशमेंट, सेल्फ नरिशमेंट मतलब अपना नरिशमेंट खुद कर लेना, अपने नरिशमेंट के लिए किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड ना करना। हाँ, फिर भी यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल्स जरूर चाहिए, कुछ ना कुछ मटेरियल जरूर चाहिए जिससे उसका फूड सिंथेसिस हो। अच्छा, फिर बात आती है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस की, तो वही चीज़ है एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर बाय प्लांट। ठीक है, यहाँ पे सीधे सीधे इसने बता दिया कि जो भी एनिमल हैं या जो भी अदर ऑर्गेनिज्म हैं वो अपने फूड के लिए प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, वो चाहे डायरेक्ट डिपेंड कर रहे हों या इनडायरेक्ट डिपेंड कर रहे हों, क्योंकि एक्सेप्शन में कभी कभी कार्निवोर्स एनिमल्स कहा जाता है कि भाई कार्निवोर्स तो हमेशा मांस ही खाते हैं, वो प्लांट के ऊपर कहाँ डिपेंड करते हैं। लेकिन अगर हम उसकी भी फूड चेन की बात करें, थोड़ा सा हायर क्लास की साइंस हो जाती है, उसके भी फूड चेन की बात करें तो वो कार्निवोर्स भी जिस एनिमल को खाता है उस एनिमल को न्यूट्रिशन कहीं ना कहीं प्लांट से ही मिल रहा होता है। अगर कोई बच्चा है केवल दूध पी रहा है तो जहाँ से उसको जिस एनिमल से या उसके मदर से भी अगर उसको मिल्क मिल रहा है तो उस मदर के अंदर या उस एनिमल के अंदर जो मिल्क प्रोवाइड करा रही है उसमें भी जो न्यूट्रिशन है वो कहीं ना कहीं प्लांट से ही मिलता है। तो इसी के लिए कहा गया है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इस अर्थ पे, खास तौर पे जो हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म हैं वो अपने न्यूट्रिशन के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। तो ये हो गया। ये आप एनसीईआरटी की बुक में पहले ही पेज पे न्यूट्रिशन प्लांट का जो चैप्टर है उसी पहले बुक पे बहुत अच्छे से डिफिनीशन लिखी हुई है, बहुत ही सरल शब्दों में, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद दूसरी टॉपिक इसमें सीधे सीधे फोटोसिंथेसिस की इंक्लूड कर दी गई है। अभी हमने बात की कि हाँ, जो भी ऑर्गेनिज्म हैं उनमें कुल मिला के दो टाइप से मोड ऑफ न्यूट्रिशंस देखे गए, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब प्रश्न उठता है कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में होता क्या है, क्या मैकेनिज्म इसमें होती है। तो इसके लिए एक नया शब्द आपके सामने आएगा, फोटोसिंथेसिस। आइए उसको समझते हैं। जो भी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वाले ऑर्गेनिज्म होंगे उनके अंदर खुद अपने फूड को सिंथेसिस करने की जो मैकेनिज्म होगी उस मैकेनिज्म को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटो वर्ड यहाँ पर लाइट के लिए लिया गया है। और अभी मैंने बताया कि ऑटोट्रॉपिक का एकमात्र एग्जाम्पल प्लांट है, तो प्लांट सनलाइट के प्रेजेंस में अपने फूड का सिंथेसिस करते हैं।
इस फूड की सिंथेसिस में उनको कुछ रॉ मटेरियल्स की भी ज़रूरत होती है, जैसे वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये पूरी मैकेनिज्म होगी, और साथ ही साथ सनलाइट। ये चार ऐसे कंपोनेंट हैं जिनके बिना फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हो सकती है। वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सनलाइट। इसको जानने से पहले हम ये जानें कि प्लांट के अंदर ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती कहाँ है। तो एक्चुअली में प्लांट की जो लीव्स होती हैं, इन्हीं लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। ऐसे आप और भी बुक्स में पढ़ोगे तो उसमें कहीं कहीं ये भी लिखा होता है ऑल द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। प्लांट में जो भी ग्रीन पार्ट होते हैं वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ग्रीन पार्ट प्लांट का दिखाई पड़ता है वो हमें लीव्स ही दिखाई पड़ता है, और इसको समझना भी आसान होता है क्योंकि अभी जो भी चीज़ें रिक्वायरमेंट्स है इसकी, वो रिक्वायरमेंट्स लीव्स में अच्छे तरीके से फुलफिल होती हैं, तो लीव्स में समझाना भी आसान है। इसी के लिए आप इसको समझें कि फोटोसिंथेसिस की जो पूरी मैकेनिज्म है वो लीफ के अंदर होती है। अभी क्या होता है, लीफ की जो सेल्स हैं उन सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। लीफ की सेल के अंदर होता है एक सेल ऑर्गेनेल्स है, क्लोरोप्लास्ट, और इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल। ठीक है, लीव्स की जो सेल्स होती हैं उन सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनेल्स होता है। ये क्लोरोप्लास्ट, तो वो खासियत यही है क्यों एनिमल या क्यों ह्यूमंस फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे बॉडी की जो सेल्स हैं उन सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं है। इसका मतलब क्लोरोफिल हमारे बॉडी में नहीं पाया जाता है, इसी के लिए हम हेटेरोट्रॉप्स हो गए, हम अपना फूड खुद सिंथेसिस नहीं कर सकते हैं। लेकिन प्लांट की यही खासियत है कि उनकी सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है क्लोरोफिल। इसी क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण प्लांट की सेल्स ग्रीन होती हैं, अब वो चाहे लीफ हो या नई जो स्टेम्स होती हैं, जो भी ग्रीन कलर होता है प्लांट के अंदर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस क्लोरोफिल पिगमेंट। ठीक है, यही क्लोरोफिल, देखो दो काम हो गया, एक तो प्लांट का जो हरा रंग है वो इस क्लोरोफिल के कारण दिखाई पड़ रहा है, दूसरी चीज सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है, जो सनलाइट। भाई खाना पकाने के लिए हमारे पास और सारे मटेरियल हों लेकिन घर में सिलेंडर खत्म हो जाए, अगर हीट नहीं होगी, ऊष्मा नहीं होगा हमारे पास, तो हम खाना नहीं बना पाएंगे। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी प्लांट जो अपना फूड का सिंथेसिस करता है उसके लिए भी उसको ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी, हीट की आवश्यकता पड़ेगी। ये हीट, ये एनर्जी उसको नेचुरली ही मिल पाएगी, भाई हम उसके अगल बगल आग जला के तो उसको करा नहीं पाएंगे, तो वो नेचर से ही अपनी हीट को, अपनी एनर्जी को कंज्यूम करता है, और वो हीट प्रोवाइड करती है सनलाइट। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि सनलाइट सीधे कैसे प्लांट के अंदर जाए, तो उसके लिए नेचर ने क्या किया, इस प्लांट की सेल के अंदर डाल दिया क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल ऐसे केमिकल होते हैं जो सोलर एनर्जी को कंज्यूम कर लेते हैं, सोलर एनर्जी को वो ट्रैप कर लेते हैं और फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म में उस सन की एनर्जी को यूज़ करवा देते हैं। ठीक है, अभी मैं आगे उसका पूरा केमिकल रिएक्शन भी लिख दूंगा। तो सबसे पहली चीज़ क्या हो गई कि प्लांट की लीफ के अंदर जो क्लोरोफिल है उस क्लोरोफिल के द्वारा सनलाइट को ट्रैप किया जाता है, और जब ये सनलाइट ट्रैप हो जाएगी तो बाकी के जो दो मटेरियल यहाँ पे वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड लिखे हुए हैं, इन वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से फूड बन जाएगी। अब और समझिए, पहली चीज़ तो क्लियर हो गई, दो मटेरियल्स तो यहाँ पे हमने जान लिए, एक तो क्लोरोफिल का क्या यूज़ है और दूसरा सनलाइट का। सनलाइट
सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसके प्रेजेंस में फूड का सिंथेसिस होगा, और उसी कारण इसको फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। ये मैकेनिज्म पूरी दिन में चलती है, रात में नहीं होती है, क्योंकि रात में सनलाइट नहीं होता है, ठीक है। और दूसरी चीज, इस सनलाइट को ट्रैप करने का काम कौन कर रहा है? क्लोरोफिल कर रहा है। क्लोरोफिल सेल्स के अंदर पाई जाती है। ओके, चलिए अब दूसरी चीज, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों कहां से पहुंचते हैं? तो वाटर का जो अकरेंस प्लेस होता है वो है सॉइल, पानी जो है वो मिट्टी के अंदर पाया जाता है। तो इसमें क्या होगा कि प्लांट के अंदर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको जाइलम बोलते हैं, ठीक है। वो जाइलम रूट के द्वारा सॉइल से वाटर को खींचेगा, ठीक है। मतलब सॉइल के अंदर जो वाटर है वो पहले रूट में आएगा, रूट उसको स्टेम की जाइलम में पहुंचाएगी, और जाइलम एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो प्लांट में नीचे से ऊपर तक जाकर प्लांट के सभी हिस्सों में, हर एक लीव्स में, यहाँ पे देखो जो लीव्स के बीच में हम लोग ये एक लाइन बीच में बना देते हैं ना, इन सभी लाइन्स के अंदर जाइलम की वेसल्स होती हैं। वो समझ लीजिए कि पूरी पाइपलाइन है, तो वो पाइपलाइन पूरे प्लांट के अंदर फैली हुई होती है, और उसी के द्वारा वाटर जो है वो प्लांट के हर एक हिस्से में बड़ी आसानी से पहुँच जाता है। तो जो वाटर की रिक्वायरमेंट है वो सॉइल से पूरी हो जाती है, ठीक है। दूसरी चीज कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट एटमॉस्फेयर से लेता है, ठीक है। और इसमें भी मदद करती हैं लीव्स। लीव्स में क्या होता है, अगर हम लीव्स का सेलुलर डायग्राम देखें, आप लोग एक बार अपने बुक से देख लीजिएगा, लीव्स का अगर हम सेलुलर डायग्राम देखें तो उसमें जो लीफ की अपर और लोअर लेयर होती है, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस, वो एनसीईआरटी की बुक में पूरा डायग्राम बना हुआ है। उस एपिडर्मिस में छोटे छोटे से स्टोमेटा पाए जाते हैं। मैं बना के समझा देता हूँ। जैसे ये समझ लीजिए एक लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये अपर एपिडर्मिस हो गया, मतलब ऊपर की लेयर हो गई, और ये लीफ के नीचे की लेयर हो गई। इसी नीचे की लेयर में बीच बीच में स्टोमेटा, छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं, पोर्स, स्मॉल पोर्स या टिनी पोर्स, मतलब बहुत ही महीन छेद जिसको देखा ही नहीं जा सकता है, हाँ, माइक्रोस्कोपिक होती हैं सारी चीजें। तो इतने छोटे छोटे छेद होते हैं, ठीक है। उन्हीं टिनी पोर्स के चारों ओर जो गार्ड सेल्स होती हैं, और इस पूरे स्ट्रक्चर को स्टोमेटा बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में रंध्र बोलते हैं इसको, स्टोमेटा। अभी क्या होता है कि जैसे हमारे नोज होती है, इसी नोज से हम लोग गैसियस एक्सचेंज करते हैं, हाँ। हमारे बॉडी में क्या होता है, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। प्लांट्स में क्या हो रहा है कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। इसी के लिए वो कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के थ्रू लीव्स के द्वारा अंदर की ओर जाता है। अभी मैंने क्या कहा कि पूरी की पूरी मैकेनिज्म, अगर हम फैक्ट्री की बात करें कि फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है या फूड फैक्ट्री कौन सा है प्लांट का, तो लीफ ही है, क्योंकि सारी चीज़ें यहीं पे हो रही हैं। यहीं पे वाटर भी पहुँच रहा है, यहीं पे क्लोरोफिल है, सनलाइट भी पहुँच रही है, और इसी में स्टोमेटा है, उस स्टोमेटा से कार्बन डाइऑक्साइड भी अंदर की ओर जा रहा है। तो इस हिसाब से ये एक फैक्ट्री लाइक स्ट्रक्चर हो गया, जहाँ पे सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई हैं, और वो सारी चीज़ें आपस में रिएक्शन करेंगी। रिएक्शन करने के बाद में फिर फूड बनेगा, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के द्वारा भी अंदर पहुंच जाएगा, वाटर जो है वो जाइलम के थ्रू लीव्स में पहुंच जाएगा, क्लोरोफिल सनलाइट को ट्रैप कर लेगी। उसके बाद यहाँ पर होगा एक केमिकल रिएक्शन। मैं अब उस फोटोसिंथेसिस के केमिकल रिएक्शन को लिख के आपको बता दे रहा हूँ। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं समझने के लिए, और या फिर आप अपने बुक का भी सहारा लें, बुक में और स्पष्ट दिया गया है, ठीक है। देखिए होता क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये वाटर के साथ में रिएक्शन करता है,
ठीक है। लेकिन ये रिएक्शन तब होगा जब उसको सनलाइट मिल जाए। और सनलाइट को ट्रैप कौन करेगा? शुरुआत में मैंने बताया सनलाइट को ट्रैप कराने का काम करता है क्लोरोफिल। ठीक, तो सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करने के बाद में बनता है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, रिएक्शन के बाद में क्या बना? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। यही जो ग्लूकोज है वो है इस प्लांट का फूड मटेरियल। ठीक है, मतलब फोटोसिंथेसिस के बाद प्लांट्स जिस रूप में अपना फूड सिंथेसिस करते हैं, अपना फूड बनाते हैं, वो फूड किस फॉर्म में होता है? ग्लूकोज के फॉर्म में होता है। और साथ ये मेन प्रोडक्ट है, इस रिएक्शन का मेन प्रोडक्ट है, मुख्य उत्पाद है। ठीक, जैसे फैक्ट्री अभी मैंने वर्ड यूज़ किया, तो फैक्ट्री का कुछ ना कुछ काम होता है, वो कुछ ना कुछ चीज़ बनाती है। तो यहाँ पे लीफ अगर फूड फैक्ट्री है तो फूड फैक्ट्री में फूड जो बना वो किस फॉर्म में बना? ग्लूकोज के फॉर्म में बना। ठीक है, साथ ही साथ ऑक्सीजन भी बनता है। जीवनदायिनी गैस ऑक्सीजन बनती है, ये बाई प्रोडक्ट के रूप में है। अब सोचो, प्लांट के लिए बाई प्रोडक्ट के रूप में इसकी कोई उपयोगिता नहीं है, लेकिन यही जो बाई प्रोडक्ट है ये हमारे लिए जीवनदायक है। अगर इसकी कमी हो जाए तो फिर ह्यूमन लाइफ या एनिमल लाइफ सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये ग्लूकोज तो प्लांट यूज़ कर लेगी और जो ऑक्सीजन होगा उस ऑक्सीजन को प्लांट बाहर की ओर निकाल देगा। तो इस प्रकार से अभी आपने देखा कि ये पूरा केमिकल रिएक्शन जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल के द्वारा ग्लूकोज का फॉर्म होता है और ऑक्सीजन बाहर की ओर निकलती है। तो इस प्रकार से ये मैकेनिज्म परमानेंट प्लांट के अंदर चलती रहती है और प्लांट्स के अंदर अपना फूड खुद ही बनता रहता है। इसी कारण इसको ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है, जहाँ पे प्लांट अपना न्यूट्रिशन खुद ही लेता है, उसको किसी दूसरे एनिमल पे या किसी दूसरे भी ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं होना पड़ता है। यहाँ जो भी चीज़ें मिल रही हैं वो नेचुरली मिल रही हैं, उसको अब न कार्बन डाइऑक्साइड लेने के लिए उसको किसी पे डिपेंड नहीं होना है, नेचर से मिल रहा है। उसको वाटर भी नेचर ही दे रहा है, सॉइल के अंदर से आ रहा है, सनलाइट भी उसको नेचर से ही मिल रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से वो सारी चीज़ें नेचुरली कंज्यूम करके उसके बाद अपने फूड का फॉर्मेशन करती है, खुद ही अपना सारा काम करती है। इसी के लिए इसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एक छोटी सी चीज़ में और समझनी है, कुछ कंफ्यूज करने के लिए टर्म्स आ जाते हैं। एक शब्द और आता है स्टार्च। जैसे क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया गया फूड ऑफ प्लांट और ऑप्शन उसमें दिए गए, तो ऑप्शन में ग्लूकोज ना लिख के स्टार्च लिख गया, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। स्टार्च भी ग्लूकोज का ही एक फॉर्म होता है। एक्चुअली में एक एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनते रहते हैं, उसके बाद ये ग्लूकोज स्टोर होता रहता है और स्टोर होने के बाद में वो ग्लूकोज किस रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं? स्टार्च के रूप में। मतलब सिंथेसाइज्ड फूड या फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जो बना हुआ फूड होता है वो तो ग्लूकोज होता है, लेकिन जो स्टोर्ड फूड होता है, प्लांट के अंदर जो फूड स्टोर होता है वो स्टार्च के फॉर्म में होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि तुरंत बनाएगी तुरंत खाएगी, दिन भर में बनता रहेगा, मैकेनिज्म चलती रहेगी और रात में जब उसको अपना फूड आवश्यकता पड़ेगी तो उसके अंदर जो स्टोर्ड फूड स्टार्च के फॉर्म में होता है ये फूड उसमें यूज हो जाएगा। ठीक है, तो इस टर्म को भी लेके कंफ्यूज नहीं होना है। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे और बता दूँ आपको, कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन है, वो अक्सर पूछा जाता है, लेकिन अब आपके क्लास में है तो जानना जरूरी है। जो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है, ये ISPCS में भी क्वेश्चन से पूछे गए हैं, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड कि एक फॉर्म की एनर्जी दूसरे फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होती है। तो फोटोसिंथेसिस में भी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। यहाँ पे जो सन की एनर्जी है, मतलब जो सोलर एनर्जी है, ओके, मैं इसको लिख दूँ, इसको बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसको याद रखिएगा आप लोग।
सोलर एनर्जी जो होता है वो फोटोसिंथेसिस के बाद में केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये कंपटीशन बेस्ड क्वेश्चन है सारे। स्टोर्ड फूड मटेरियल स्टार्च, सिंथेसाइज्ड फूड मटेरियल ग्लूकोज, ऐसे ही एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन सोलर एनर्जी से केमिकल एनर्जी में। उम्मीद है कि जो भी यहाँ पे प्लांट के अंदर न्यूट्रिशन के जो तरीके हैं, उनका जो मूड है, उसको पूरी तरीके से डिस्कस किया गया है। बुक्स को भी आप लोग ज़रूर पढ़िएगा, क्लास को देखिए, बुक्स को पढ़िए, उससे आपको अच्छे से स्टडी मटेरियल्स भी वहाँ पे मिल जाएंगे। अगर कोई समस्या होगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर्स भी अवेलेबल रहते हैं, आप उन पे कांटेक्ट करके संपर्क कर सकते हैं।